हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण जो वो कौन कौन से हैं और उनको कलन विधि के द्वारा किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, गति के जो समीकरण हैं, तीनों समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका बारी बारी से अपन व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो तीनों समीकरण हैं, ये पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये गति के समीकरण कहाँ लागू होते हैं। तो आपके देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का मतलब है कि भाई ऐसी गति जिसके अंदर पूरी गति के दौरान अगर वस्तु का त्वरण एक समान रहता है, नियत रहता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरित गति कहते हैं। और वहीं पर ये तीनों नियम जो वो लागू होते हैं। अगर वस्तु की गति एक समान त्वरित गति नहीं है तो वहाँ पर ये नियम जो वो काम नहीं आएंगे। तो देखिए, पहला समीकरण जो है वो आपके है v बराबर u प्लस at, और इसके अंदर v जो है वो अंतिम वेग है, u आरंभिक वेग है, t उसे लगा समय है और a जो है एक समान त्वरण है। इसी प्रकार द्वितीय समीकरण देखिए, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s जो है यहाँ पर क्या है? तय किया गया विस्थापन। और इसी प्रकार तीसरा समीकरण जो है वो क्या कहता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि इनको कलन विधि के द्वारा किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है। हाँ जी, अब देखिए, गति के जो प्रथम समीकरण है उसका व्युत्पन्न देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम व्युत्पन्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं भाई त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा क्या कहती है कि त्वरण हम सभी जानते हैं क्या होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। a बराबर dv बाई dt। ये dv बाई dt जो है वो अवकलन का फॉर्म है, ठीक है। तो यानी इस वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब इसी की सहायता से हम इस गति के प्रथम समीकरण को जो वो व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इस t को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा dt और इस तरफ आ जाएगा dv, ठीक है। अब आप क्या करो, इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 1 का समाकलन करने पर। तो समाकलन करने के बाद समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, a dt बराबर dv और ये समाकलन का चिन्ह। अब ये समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद आपने को यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ेगी भाई। ये जो है ये लोअर लिमिट है या निम्न सीमा, और इसको ऊपर वाली को कहते हैं ऊपरी सीमा या अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ देखिए कि समाकलन जो है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब लिमिट जो है वो आपके टाइम के रूप में आएगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई कण जो है वो गतिशील था, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल t बराबर 0 से गति स्टार्ट करता है और t समय बाद में इसका वेग, आरंभिक वेग कितना है? u है। t समय बाद में इसका वेग कितना हो जाता है? v। तो समय इस पूरी जर्नी में 0 से लेकर कहाँ तक पहुँचा? t तक। तो हम लिमिट क्या लगा देंगे? 0 से t। इस पद को देखना कि समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, उसी की आपको लिमिट लगानी होती है, ठीक है। इधर देखिए dv है और v क्या है? वेग है। और हम कह रहे हैं कि इस पूरी गति के अंदर वेग, आरंभिक वेग कितना था? u, और अंतिम वेग कितना हो जाता है? v। इसका मतलब आरंभिक वेग u और अंतिम वेग कितना है? v। क्यों? क्योंकि हम यहाँ समाकलन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? वेग के पदों में। तो अब देखिए, इसका समाकलन कर दीजिए। अब देखिए, a जो है, नियम ये कहता है कि जो राशि कांस्टेंट होती है वो समाकलन से बाहर आ जाती है। तो ये राशि बाहर आ जाएगी a, ठीक है। तो 0 से t dt बराबर, यहाँ सीधा लिख दीजिए u v dv। अब देखो, d के आगे कुछ नहीं है भाई, इसका मतलब 1 है। और इस समाकलन में होता क्या है, अगर कोई पद आगे नहीं है, केवल अकेला पद है ऐसा, तो dt का तो बन जाएगा t, a आ जाएगा यहाँ पर और लिमिट लग जाएगी 0 से t। और इस तरफ dv के आगे भी कुछ नहीं है, dv अकेला है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? समाकलन v हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी u से v, ठीक है। आगे चले। अब देखो, लिमिट लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस राशि की जगह अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस का साइन आएगा और लोअर लिमिट रखी जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास पद a
t माइनस 0 बराबर, यहाँ देखो v की जगह सबसे पहले v रखेंगे तो ये आएगा v और माइनस साइन, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा u। तो ये हो जाएगा आपके पास v माइनस यू बराबर a गुणा टी, और यहाँ से v बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी। तो ये आपके गति की प्रथम समीकरण को हम इस प्रकार से व्युत्पन्न करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर जिनको समाकलन नहीं आता वो देख लें। समाकलन का एक फॉर्मूला है x की पावर n dx, यानी x की राशि का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना होता है तो उसका समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब देखो इस फॉर्मूले को लगाकर हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आप चाहे dt निकाल लो चाहे dv निकाल लो, और हमेशा याद रखना dt की वैल्यू जो है, dt का समाकलन करोगे t आएगा, dx का समाकलन करोगे x आएगा, dv का समाकलन करोगे v आएगा, dy का समाकलन करोगे v आएगा, y आएगा। तो ये आया कैसे वो देखते हैं अपन। देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से मान लीजिए dt का करना है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 0। अब देखिए यहाँ पर x की जगह x की पावर n है तो यहाँ पर क्या है t की पावर 0, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आया है x की पावर n+1, x की जगह t रख देंगे, n की वैल्यू कितनी है 0, तो 0+1 अपॉन 0+1, इसको सोल्व कीजिए। 0+1 कितना होता है 1, तो t अपॉन 1, इसका मतलब dt की वैल्यू जो है वो t आती है। तो ये एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप हमेशा ध्यान रखें dt का t, dx का x, dy का v, dv का v, dy का y, इस तरह से आएगा। और निकालने का तरीका यह है, और ये समाकलन का एक सूत्र जो वो आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, साथ में आप लिखें ज़रूर भी। तो या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको साथ साथ लिखते रहें। हाँ जी, अब देखिए गति का दूसरा जो समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसका व्युत्पन्न करेंगे अपन। s जो है यहाँ पर कण द्वारा तय विस्थापन है। तो देखिए मान लीजिए कि अपन ने कहा था कि कण जो है वो t बराबर 0 से अपना मोशन जो है वो स्टार्ट करता है, ठीक है, और t समय बाद उसका आरंभिक वेग कितना है u है, और t समय बाद वो कण जो है वो यहाँ पहुँच जाता है और उसका वेग कितना हो जाता है v, और जब ये गति करता है तो तय विस्थापन कितना है s है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो गति का जो दूसरा समीकरण है उसको हम निकालेंगे वेग की परिभाषा से। वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा क्या होती है भाई, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी ds v बराबर क्या लिख सकते हैं ds बाई dt। फिर से देखिए क्या करेंगे हम, इस dt को उधर ले जाएं तो v गुणा dt बराबर क्या जाएगा ds। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे दे दे समीकरण नंबर 1। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है v बराबर u प्लस ए टी। इसे दें आप 2 समीकरण। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, समीकरण 1 में 2 से मान रख दीजिए। तो देखिए इस v बराबर u प्लस ए टी को जहाँ v दिख रहा है वहाँ पर आप u प्लस ए टी रख दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा आपके पास, यहाँ रख दीजिए v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी गुणा में क्या है dt बराबर क्या आ जाएगा ds। अब इस समीकरण 3 का समाकलन करने पर देखिए समाकलन जब अपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर u प्लस ए टी, ये dt दोनों से गुणा है तो इसको खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा u dt, ठीक है। पूरे का समाकलन करना है तो पूरे का लगेगा ये समाकलन, प्लस साथ में क्या है ए टी डी टी, ये समाकलन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ds। अब देखो यहाँ पर समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट कहाँ से लगेगी, टाइम की लगेगी। टाइम कहाँ से लिया था अपन ने 0 से t तक, तो ये हो जाएगा 0 से t। यहाँ भी टाइम के रेस्पेक्ट में है तो 0 से t। अब विस्थापन की बात कर रहा है, तो जब कण ने गति करना स्टार्ट किया तब उसका विस्थापन कितना था 0, और लास्ट में उसने टोटल जब यहाँ पहुँचा तो टोटल विस्थापन कितना था s। तो लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर s तक। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो जब समाकलन करते हैं तो जो कांस्टेंट राशि होती है वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ देखिए क्योंकि समाकलन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है और ये आरंभिक वेग है तो वेग की राशि जो वो बाहर आ जाएगी। और अभी मैंने बताया था कि इस dt का समाकलन जो वो t होता है, तो ये हो जाएगा t और लिमिट लग जाएगी 0 से t, बीच में साइन है प्लस का। तो यहाँ देखो a
और t है यहाँ पर, तो फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 लिमिट 0 से t। और यहाँ पर ds अकेला है तो इसका जो समाकलन होगा वो s होगा। अब देखो इसको सोल्व कर लो, तो इससे t को रखोगे तो आएगा ut प्लस t 1+1 यानी a t² अपॉन 2। लिमिट लगाओगे तो t आएगा, बाकी 0 हो जाएगा, उसको लिखा नहीं है तो इधर आ जाएगा s। तो इस प्रकार यही आपके क्या बन जाती है, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। गति का जो दूसरा समीकरण है उसका व्युत्पन्न इस प्रकार से होगा। याद रखने वाली जो चीज़ है वो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो समीकरण है द्वितीय समीकरण वो वेग की परिभाषा से आएगी, और वेग की परिभाषा क्या होती है, v बराबर ds/dt यानी विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और आपको फिर ये याद रखना है कि v की जगह अपने को क्या रखना है, गति का प्रथम समीकरण रखना है, v बराबर u प्लस at। तो इस प्रकार से हम गति का दूसरा समीकरण जो वो निकाल सकते हैं। हाँ जी, गति का तीसरा समीकरण देखिए, v² बराबर u² प्लस 2as। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम फिर से त्वरण की परिभाषा से निकालेंगे। तो त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में dv अपॉन dt। अब इसका t का आप पक्षांतरण कर दो तो a dt। इससे पहले देखो, अगर आप पक्षांतरण करके वापस वही प्रोसेस करोगे तो वो गति का प्रथम समीकरण आ जाएगा। इसके लिए आपको छोटा सा यहाँ पर एक जोड़ करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर मैं ds/dt लिख दूँ तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी ds है नीचे भी ds है, कट के वापस एक ही आएगा। तो अगर आप ds अपॉन ds जोड़ दोगे तो इस समीकरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर, और ये चीज़ आपको याद रखनी है गति का तीसरा समीकरण निकालने के लिए, यही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको आप क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन ds, और इस ds के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, dt। ठीक है, आगे देखो a बराबर, अब आपको पता है कि भाई v बराबर क्या होता है, ds अपॉन dt। इसका मतलब जहाँ ds अपॉन dt है वहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, v। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt की जगह v, और आ जाएगा dv अपॉन ds। ठीक है, अब इस ds का तो क्या कर दो, इधर पक्षांतरण कर दो, तो ये बन जाएगा a ds बराबर v dv। अब क्या करो, समाकलन करने पर, तो देखो समाकलन करोगे तो क्या आएगा, a ds बराबर v dv। लिमिट देखो, यहाँ समाकलन जब वो विस्थापन में हो रहा है तो जब कण चला होगा तो 0 था, और उसने टोटल विस्थापन कितना तय किया, s। यहाँ v के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग कितना था, v। अब इसको सोल्व कर लो भाई, a तो आ जाएगा बाहर, ds का क्या बनेगा, s। तो ये लग जाएगी लिमिट 0 से s। ठीक है, और यहाँ देखो v गुणा dv है, यानी dv के रेस्पेक्ट में करना है और v दे रखा है, तो x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा v की पावर कुछ नहीं, इसके ऊपर 1 दिख रहा है तो 1+1 अपॉन 1+1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। अब इसको सोल्व करो तो इस तरफ तो आ जाएगा a गुणा s। यहाँ देखो क्या आएगा, v²/2 u अपॉन v। अब ये लिमिट लगा दो, तो ये 2 तो कांस्टेंट है भाई, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, तो इस तरफ बन जाएगा, इस तरफ ले आएंगे तो 2s बन जाएगा। और यहाँ v² की जगह सबसे पहले v रखोगे तो v², बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर ये लोअर लिमिट रखोगे तो क्या बन जाएगा, u²। v की जगह रखना क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों जब लिमिट रखोगे तो स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आप सोल्व कर लो तो v² बराबर u² प्लस 2as। और यही आपके गति का तीसरा समीकरण है भाई। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलन विधि द्वारा गति के तीनों समीकरण जो वो व्युत्पन्न कीजिए। और व्युत्पन्न की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि हमें पता होता है कि निकालना क्या है। तो आप ये जो की पॉइंट्स हैं इनको याद रखें कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है, और बेसिक समाकलन का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि x की पावर n का जो x के सापेक्ष समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर v और t आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।